हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए इनकम टैक्स या फिर इनकम टैक्स एंड लॉ एंड अकाउंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर काफी एमसीक्यू क्वेश्चन अपलोड किए थे, इससे आप लोग की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आज की वीडियो में भी आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन जो आप लोग का चैप्टर है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज रहेंगे, जिससे कि आप लोग की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से इसमें क्या चीजें आती हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धारा 44 AB के अंतर्गत हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य है यदि कुल बिक्री अधिक है। अंडर सेक्शन 44 AB द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इज कंपल्सरी इफ टोटल सेल्स एक्सीड 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 10 करोड़। तो क्वेश्चन में क्या रहा है, धारा 44 AB, इसके काफी क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो आपको सेक्शन 44 AB है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि कब जो है जो अकाउंट्स होते हैं उनका ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है सेक्शन 44 AB के अंतर्गत। वो हो जाता है कि जब आपका टर्नओवर जो है जो सेल्स होती है वो 10 करोड़ से ज्यादा होती है, तो वहां पर जो होगा ऑडिट कंपल्सरी होगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 44 AB के अंतर्गत निर्दिष्ट तिथि से आशय है। अंडर सेक्शन 44 AB स्पेसिफाइड डेट मीन 13 जून, 31 जुलाई, 13 सितंबर, 13 नवंबर। क्वेश्चन में कह रहा है जो धारा आपकी 44 AB है उसमें जो निर्दिष्ट तिथि बोला जाता है, स्पेसिफाइड डेट होती है, उस कौन सी डेट जो होती है जिसको स्पेसिफाई किया जा रहा होता है, तो वो हो जाएगी ऑप्शन सी 30 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म द्वारा साझेदारों को दिया गया पूंजी का ब्याज स्वीकृत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर्स इज अलाउड अप टू 15%, अप टू 16%, अप टू 18%, अप टू 12%। क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो फर्म होती है जो अपने पार्टनर्स को जो उसकी कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट देती है। ऐसे तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि कोई इंटरेस्ट देना है, लेकिन अगर आपस में जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट देना है, तो उसकी जो है ब्याज की स्वीकृत कहाँ तक हो सकती है, कितने तक उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो हो जाता है 12%। 12% तक ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय व्यापार से आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंसेस इज नॉट एडमाइजेबल एक्सपेंसेस, बैड डेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, आपको ये बताना है जो आप लोगों का व्यापार से आय शीर्षक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसमें कौन सा जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, एडमाइजेबल नहीं होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो इसमें नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय हानि व्यापार एवं पेशे की आय की गणना करने में कटौती योग्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग expenses loss is not admissible as reduction while computing income from business and profession. Stock in trade, loss in fire 20,000, entertainment expenses rupees 10,000, commission of rupees 2,000 paid in order to receive business, rupees 500 paid as fee to a lawyer for drafting the deed of agreement of partnership for। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से जो कौन सा एक्सपेंस ऐसा है या कौन सा ऐसा लॉस है जो कि जो आपका प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है इस हेड में नहीं आएगा, उसकी कटौती नहीं दी जाएगी। कि आग से नष्ट हो गया व्यापारिक रहतिया जिसकी जो लागत दे रखी है 20,000 की है, मर्जन व्यय दे रखा है 10,000 की, व्यापार प्राप्त करने के लिए दिया गया कमीशन है 2,000 का, और एक साझेदारी फर्म के समझौते पर प्रारूप तैयार करने के लिए वकील को जो फीस दी गई थी 500 रुपए की, तो किसको जो है कटौती इसमें से नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो फीस दी गई है वकील को उसकी कटौती यहाँ पर नहीं मिलेगी, बाकी तीनों ही चीजों की कटौती उसको स्वीकृत होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार से आय की गणना करते समय प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। While calculating business income, the disallowed portion of the preliminary expenses is 1/2, 1/5, 4/5, 3/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो आपका 4/5 है उसकी ही कटौती मिलेगी, उसी का भाग जो होगा उस प्रारंभिक व्यय का भाग अस्वीकृत होगा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है डिसअलाउड, यानी कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, इससे पहले के कोर्सेज मैंने कराए थे तो वहाँ पर शायद आपको बताया भी था कि जो प्रारंभिक व्यय होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो 5 बराबर भागों में यानी कि 5 किस्तों में 5 इंस्टॉलमेंट में उनकी क्या दी जाती है, कटौती दी जाती है, डिडक्शन दी जाती है।
इसीलिए जो हर साल होगा 1/5 इसका जो भाग होता है वो अलाउड होता है, बाकी का डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पर डिसअलाउड पूछा था तो 4/5 हो जाएगा। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या पूछा है, कभी कभी जल्दबाजी में हम लोग आंसर लगा देते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ देशों में आंतरिक शोध के लिए भारत कटौती का 100% स्वीकृत होता है। 100% of weighted deduction for in-house research in some cases is allowed to any SSC, company SSC, a scientific research association, cooperative society। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब हम आंतरिक शोध कर रहे होते हैं, उस पर जो भारित कटौती दी जाती है उसका 100% स्वीकृत होता है, तो किस तरह के करदाता को स्वीकृत होगा? वो हो जाता है कंपनी करदाता को, कंपनी एसएससी को। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है? अंडर विच द वर्क ऑफ ए डॉक्टर इज कवर्ड, ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में कह रहा है जो एक डॉक्टर होता है, तो देखिए दो चीजें होती है, एक तो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, दूसरा आपका प्रोफेशन हो जाता है। बिजनेस करने के लिए किसी स्पेशल नॉलेज की आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन जो प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल डिग्री की जरूरत होती है। जैसे कि कोई डॉक्टर है, उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए है, उस डॉक्टर बनने के लिए उसको एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होगी। कोई लॉयर है तो उसको जो है एलएलबी की डिग्री चाहिए होगी। तो यहाँ पर किसी काम को करने के लिए जब आपको कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेशल डिग्री की जरूरत होती है, तो वो हो जाता है आपका प्रोफेशन। और जिसके लिए जरूरत नहीं होगी तो वो हो जाएगा बिजनेस। तो यहाँ पर कह रहा है क्योंकि एक डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, वो उसके आएगा प्रोफेशन है, क्योंकि उसको करने के लिए उसे एक स्पेशल नॉलेज की, एक डिग्री की नीड होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्वीकृत व्यय हटिए, पिक आउट द इनएडमाइजेबल एक्सपेंसेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्सपेंसेस ऑन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसमें से कौन से अस्वीकृत हैं, डिसअलाउड हैं। तो यहाँ पर जो आपका माल और सेवा कर, आयकर निर्धारण व्यय, आयकर, मशीन पर ह्रास, तो यहाँ पर जो आयकर है, इनकम टैक्स है, वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड हो जाएगा, उसकी कटौती उसे यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार से आय की गणना में स्वीकृत होता है। अलाउड आइटम व्हेन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इज डाउटफुल डेट रिजर्व, एक्चुअल बैड डेट, डाउटफुल डेट, ऑल ऑफ दिस। ये जो आप लोग के डाउटफुल डेट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाइए, चाहे आप इनकम टैक्स में हो, हर जगह ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें से कौन से जो होंगे वो स्वीकृत होंगे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल बैड डेट होते हैं वो ही अलाउड होते हैं, बाकी डिसअलाउड हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021 को एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए प्रारंभिक व्यय किए हैं, स्वीकृत कटौती होगी। एक्स लिमिटेड स्पेंड ₹1 lakh as preliminary expenses on 31st March 2021. Deduction allowed is 10,000, 25,000, 7,443, 7,143, 20,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सलिम जो थे उन्होंने क्या किया, 1 लाख के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हैं, प्रारंभिक व्यय किए हैं, तो उनको कितनी कटौती मिलेगी? तो पहले मैंने आप लोग को बता दिया कि 1/5 जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा और जो 4/5 होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो 1 लाख का 1/5 निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 20,000। तो 20,000 की क्या मिल जाएगी? उसको स्वीकृत कटौती मिलेगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान से अगर आप चीजों को लगाएंगे तो आगे आपके उन्हीं से ही दूसरे क्वेश्चंस भी निकल करके आते हैं, तो जो भी एक्सप्लेनेशन हो ना उस पर ध्यान दिया करिए कि क्या बताया जा रहा है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल वाहन भाड़े का भुगतान 30,000 रुपए रोकड़ में किया गया है, अस्वीकृत व्यय होगा 30,000 पेड इन कैश फॉर हायर चार्जेस ऑफ गुड्स कैरिज, द डिसअलाउड एक्सपेंसेस शैल बी 25% ऑफ द अमाउंट पेड, 20,000, 30,000 नील। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई माल वाहन के भाड़े का जो भुगतान है वो 30,000 रुपए किया गया है रोकड़ में, तो अस्वीकृत व्यय कितना होगा? तो यहाँ पर जितना भी व्यय है वो सारा ही स्वीकृत होगा, कुछ भी अस्वीकृत नहीं होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सीधे सीधे क्या है, आपका जो भी गुड्स है उनको लाने के उसमें किया गया था, तो यहाँ पर ये पूरा ही क्या होगा, पूरे की स्वीकृति मिलेगी, पूरा ही अलाउड होगा, कुछ भी अस्वीकृत नहीं होगा। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के संबंध में गत वर्ष में 1 लाख पूंजीगत व्यय किए हैं, गत वर्ष में कंपनी को कटौती मिलेगी। A company incurred capital expenses rupees 1 lakh during the previous year on promotion of family planning among its employees. During the previous year, deduction shall be allowed to the company. It is 20,000, it is 50,000, it is 1 lakh, nil.
यहाँ पर आपको बताना है कि एक कंपनी है जिसने अपने जो उसके एम्प्लॉयज थे उनके फैमिली ग्रोथ के लिए 1 लाख के एक्सपेंसेस किए हैं जो कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये बताना है कि कितनी कटौती उसको मिलेगी। तो उसको कटौती कितनी मिलेगी 20,000 की। इसको भी 1/5 ही आपको करना है। तो कटौती होगी आपकी 20,000 की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसायी ने राजनीतिक पार्टी के सोविनियर में विज्ञापन पर 50,000 रुपए व्यय किए, उसे कटौती मिलेगी। A businessman spent ₹50,000 on advertisement in a souvenir of a political party. He will get a deduction from profit and gains of business, income from other sources, gross total income, none of these. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई कंपनी है, कोई व्यवसायी है, कोई बिजनेसमैन है, उसने क्या किया है, राजनीतिक पार्टी जो थी उस पर के विज्ञापन पर 50,000 रुपए व्यय किए थे। तो उसे कितने की कटौती मिलेगी या उसे कहाँ पर कटौती मिलेगी? वो हो जाएगी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है वहां पर उसकी कटौती मिलेगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी सेक्शन है जिसके अंडर में इसकी कटौती दी जाती है? आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। जो आप लोग की मैंने अलग से सेक्शन की वीडियो डाली थी तो वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था जो 80 से 80U तक की डिडक्शन होती हैं जो दी जाती हैं ग्रॉस टोटल इनकम में, इससे हमारी निकल करके टोटल इनकम आती है जिस पर कि हम टैक्स चार्ज करते हैं, टैक्स लायबिलिटी लगाते हैं। तो वहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि किस सेक्शन में इसकी कटौती दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुमोदित विश्वविद्यालय को सामाजिक विज्ञान के विषय पर अनुसंधान हेतु दी गई राशि के संबंध में कटौती मिलेगी। अमाउंट पेड टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर सोशल रिसर्च, द डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट 100%, 125%, 150%, 200%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी थी उसने कोई जो है अनुसंधान किया, कोई रिसर्च की है सोशल साइंस पर, तो वहां पर उसे कितनी जो है उस रिसर्च पर कितने जो है कटौती मिलेगी? वो हो जाएगी 100%। उसे पूरी 100% की कटौती मिलेगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत हिरासत किसको मिलता है? अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन परचेज प्राइस, मार्केट प्राइस, रिटर्न ऑन वैल्यू, फेस वैल्यू। तो जो आप लोग का इनकम टैक्स एक्ट है तो उसके अंतर्गत जो डिप्रिसिएशन लगाया जाता है वो किस वैल्यू पर चार्ज किया जाता है, किस प्राइस पर चार्ज किया जाता है? आपको पता ही है कि किसी भी अगर हम बात करें अकाउंट्स की, अगर हम बात करें कॉमर्स की, तो बहुत तरह के प्राइसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि किस प्राइस पर उसको जो है दिया जाएगा डिप्रिसिएशन, वो दिया जाता है अपलिखित मूल्य पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संपत्ति पर हिरासत मिलेगा? डिप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन एनिमल्स, टी बुशेस, गुडविल ऑफ ए बिजनेस, पेटेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि किस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा इसका आंसर कि किस पर उसको डिप्रिसिएशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोधित हिरासत को अगले कितने कर निर्धारित वर्षों तक समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है? फॉर हाउ मेनी असेसमेंट ईयर्स अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ। यहाँ पर कह रहा है कि कोई ऐसा डिप्रिसिएशन है जो कि अनअब्जॉर्ब्ड है, यानी कि किसी वर्ष का था, उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया जा सका, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, तो जिस वजह से वो और आगे लेकर जाया जा रहा है, तो कितने वर्षों तक हम उसे आगे लेकर जा सकते हैं? तो वो हो जाएगा अनिश्चित काल तक। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है। अशोधित हिरासत जो होगा, जो अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन है, तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा ना, तब तक आप उसको रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। उसकी कोई भी एक मैक्सिमम लिमिट नहीं है, अनस्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त संपत्तियों पर हिरासत की दर है द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट इज। अक्सर क्वेश्चन में आपका रेट भी पूछ सकता है या कभी कभी मैचिंग में आ सकता है कि एक साइड आपकी एसेट दे देगा, दूसरी साइड आपकी परसेंटेज दे देगा, आपसे कहेगा मैचिंग करने को। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किस चीज पर कितने परसेंट लगता है। यहाँ पर जो इंटेंजिबल एसेट होती है उस पर 25% लगता है डिप्रिसिएशन। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर पर हिरासत की दर है द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 5%, 10%, 15%, 20%। जो फर्नीचर होता है उस पर कितना डिप्रिसिएशन लगता है? वो लगता है 10% का। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर हिरासत की दर है द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन द कंप्यूटर इज 30%, 40%, 60%, 70%। जो कंप्यूटर होता है उस पर कितने परसेंट का लगता है? उस पर 40% का लगता है डिप्रिसिएशन। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्लांट पर हिरासत की दर है द रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्लांट इज
5%, 10%, 15%, 20%। एक तो नॉर्मल लगता है डिप्रिसिएशन, कभी कभी एडिशनल डिप्रिसिएशन भी लगता है। तो जो एडिशनल डिप्रिसिएशन लग रहा है उसकी दर कितनी होती है, वो हो जाती है 20%। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय गणना का आधार होता है। द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल वैल्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके ऊपर मकान संपत्ति वाला शीर्षक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर जो हम जो गणना कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सा मूल्य लिया जाता है, कौन सा रेंट लिया जाता है, तो वो लिया जाता है वार्षिक मूल्य यानी कि एनुअल वैल्यू जो होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो कई तरह के होते हैं आपका, तो उसमें निकाला जाता है कि कितनी आएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से हम लेस कर देते हैं, उस पर टैक्स लेस करने के बाद हमें जो आती है वो हो जाती है एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मकान के सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका कर की कटौती मिलेगी। म्युनिसिपल टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी शुड बी paid by the tenant during the previous year, paid by the owner during the previous year, occurred during the previous year, none of these। क्वेश्चन में कह रहा है कि मकान के जो सकल वार्षिक मूल्य होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है, उसमें से जो हम डिडक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट किया जाता है, तो म्युनिसिपल टैक्स कब डिडक्ट किया जाएगा कि जब जो होगा कि गत वर्ष में किराएदार द्वारा दिया जाएगा, गत वर्ष मकान मालिक द्वारा दिया जाएगा, गत वर्ष में देय होगा, इनमें से किसी को नहीं, तो वो दिया जाता है कि जब जो म्युनिसिपल टैक्स होता है वो मकान मालिक द्वारा दिया जाता है, यानी कि जो ओनर होगा उस घर का, उस मकान का, वो जब पे करेगा तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर उसने पे नहीं किया है, किराएदार ने पे किया, तो उसको डिडक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत वर्ष 2021-22 में एक को बकाया किराए के 60,000 रुपए प्राप्त हुए। धारा 25 के अंतर्गत कर योग्य राशि होगी और रिसीव्ड ₹60,000 एज arrear of rent during the previous year 2021-22. The amount taxable under section 25A would be 60,000, 42,000, 40,000, 30,000। यहाँ पर अनपेड रेंट था जो कि पहले नहीं दिया गया था, अब उसको रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर जो कर योग्य राशि कितनी होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें से जो उसका 30% होता है उसको हम लेस कर देंगे। तो 60,000 का 60,000 का आप 30% करिएगा तो कितना आ जाएगा, 18,000 आएगा। 60,000 में से जब हम 80,000 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ये 40,000 भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर आप लोग के क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।